हेलो गाइस, माय नेम इज हितेश रुहेला एंड वेलकम टू नॉलेज विद हितेश। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने हमारा ऋग्वेदिक एज खत्म करा था, आज हम उसी से आगे बढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा हमारा लेटर वैदिक एज। ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो हमारा वैदिक एज है उसका टाइम पीरियड चलता है 1500 बीसी से 600 बीसी तक। इसको भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है हमारा अर्ली वैदिक एज, उसके बाद है हमारा लेटर वैदिक एज। जो अर्ली वैदिक एज है इसका टाइम पीरियड चलता है 1500 से 1000 बीसी तक और लेटर का चलता है 1000 बीसी से 600 बीसी तक। ठीक है, जो हमारा अर्ली वैदिक एज है इसके अंदर हमारा ऋग्वेद कंपोज हुआ था, जो कि हमारा ओल्डेस्ट वेद है। और जो लेटर वैदिक एज है इसके अंदर हमारे बाकी के जो वेद्स हैं वो कंपोज हुए थे। तो आज की जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम लेटर वैदिक एज के बारे में बात करेंगे। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो आप पहले उसको देख के आओ, तभी आपको ये समझ में आएगी, क्योंकि हम सीरीज से आगे बढ़ रहे हैं। हम हिस्ट्री हमने स्टार्टिंग से स्टार्ट की स्टोन एज से, वहीं से हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम इसमें कैसे मूव करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे इसका एक्सपेंशन, उसके बाद हम इनकी पॉलिटिकल लाइफ, इनकी रिलीजियस लाइफ, इनकी सोशल लाइफ, इनकी इकोनॉमी, ऐसे हम एक, ताकि हमें बहुत अच्छे से समझ में आए, इसलिए हम ऐसे मूव करेंगे आगे। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमारे जो आर्यंस थे ये हमारे पंजाब वाले एरिया तक आ गए थे, है ना। आज हम इसी से आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनका एक्सपेंशन। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि जो हमारे आर्यंस थे ना, इन्होंने ही कंपोज किया था ऋग्वेद। अब जो लेटर वैदिक एज के अंदर जो इनकी हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री का जो टाइम्स है, लेटर वैदिक टाइम्स, वो किसके ऊपर बेस्ड है? वो बेस्ड है 3 वेद्स के ऊपर। अब वो 3 वेद्स कौन से हैं? एक है हमारा सामवेद, उसके बाद है हमारा यजुर्वेद, और फिर है हमारा अथर्ववेद। देखो, तो जो सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इसके अलावा हमारे ब्राह्मणास और हमारे आरण्यकास, ये भी बुक्स हैं। तो ये जो 3 वेद हैं, मेनली ये वेद लिखे जाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं हमारा लेटर वैदिक एज के बारे में, जिसका टाइम पीरियड मैंने आपको बताया 1000 से 600 बीसी तक चला। ठीक है, तो जो देखो, अब सामवेद क्या है? सामवेद कुछ नहीं है, जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के ही हिम्स को, ऋग्वेद की ही संहिता को इन्होंने बस एक म्यूजिक की फॉर्म में डाला हुआ है, थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करी ताकि ये गाने की तरह वो बन जाए, भजन की तरह बन जाए। वही चीज उन्होंने सामवेद में लिख कह दी ऋग्वेद की। ठीक है, तो याद रखना कि जो इनकी जो वैदिक हिम्स हैं इनको हम संहिता कहते हैं। ये वर्ड वगैरह ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इसलिए आप ये भी याद रखना कि इनको हम संहिता कहते हैं। जो हमारी वैदिक हिम्स है, हमारी वेद के अंदर जो भजन वगैरह लिखे हुए हैं, इनको हम संहिता कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इनके रीजन की। सबसे पहले हमने देखा था कि जो पंजाब वाला एरिया है, यहाँ पे ये आके इन्होंने सेटल्ड हुए थे। अब धीरे धीरे हम देखेंगे कि 1000 बीसी तक आते आते इन्होंने जो एक पूरा नॉर्थन वाला एरिया है, जहाँ से गंगा और यमुना बहती है ना, ये वाला एरिया पे भी धीरे धीरे आके इन्होंने यहाँ पे कैप्चर कर लिया एरिया। तो अगर आपको याद हो तो ऋग्वेद में मैंने आपको बताया था भारत ट्राइब के बारे में। भारतास थी एक ट्राइब जिनका युद्ध भी हुआ था, 10 राजन युद्ध। इसके अंदर 10 किंग्स ने, जो कि 10 ट्राइब्स थी, उनके बीच में युद्ध हुआ था, उन्होंने पार्टिसिपेट करा था और उसमें भारतास जीती थी। तो जो भारतास थे, देखो, भारतास प्लस पुरुष, ये भी एक ट्राइब थी। इन दोनों ट्राइब ने मिलके यूनाइट करा और एक कॉमन ट्राइब बना ली, कुरु। और जो एक कुरु थे, इन्होंने जो दिल्ली वाला एरिया है, दिल्ली के आसपास वाला एरिया, ये इन्होंने कैप्चर कर लिया। अब इन्होंने कैप्चर कर लिया और उसको नाम दिया कुरुक्षेत्र।
ये भी याद रखना कि इन्होंने क्या नाम दिया, कुरुक्षेत्र। इसका मतलब क्या है, और कौन सा एरिया, दिल्ली वाला एरिया। इसका मतलब है लैंड ऑफ कुरूज। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पता होनी चाहिए कुरुक्षेत्र क्या है और लैंड ऑफ क्रूज क्या है। ठीक है, कौन कौन सी ट्राइब थी, भारद्वाज और क्रूज, इन दोनों ने मिलके दिल्ली वाला एरिया कैप्चर करके, दिल्ली के आसपास वाला एरिया, इसके अंदर आपका पूरा एरिया आ गया, जो गंगा यमुना वाला एरिया है ना पूरा, ये वाला आ जाता है। ठीक है, और हम देखेंगे कि टाइम के साथ साथ जैसे टाइम बीतता है, आगे आगे बढ़ते गए, उस टाइम पे इन्होंने क्या करा, एक और ट्राइब थी उस टाइम की जिनका नाम था पंचाल्स। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो कुरु ने पंचाल्स के साथ भी यूनाइट करके, और पंचाल्स उस टाइम पे रहती जो हमारा सेंट्रल दोब वाला एरिया है। देखो दोब क्या होता है, सेंट्रल दोब मैं बता देता हूँ आपको। सेंट्रल दोब, दोब मतलब होता है दो रिवर के बीच की जो लैंड होती है ना, उसको कहते हैं दोब वाला रीजन। तो सेंट्रल दोब में पंचाल्स रहते थे, तो क्रूज ने पंचाल्स के साथ यूनाइट करके, और जो पूरा एरिया ये वाला है ना, इस एरिया को कैप्चर कर लिया। इसके साथ, इसके अंदर इन्होंने एक कॉमन रूल बनाया सोसाइटी के लिए, कॉमन एक एडमिनिस्ट्रेशन बनाया, और अपनी कैपिटल भी बना दी। कहां पे, हस्तिनापुर। इनके साथ कंबाइन करके इन्होंने कैपिटल बना दी अपनी हस्तिनापुर। कहां पे है ये, मेरठ में। यूपी के अंदर डिस्ट्रिक्ट है मेरठ, उसके अंदर है हस्तिनापुर। ठीक है, ये आप याद रखना। और कॉमन रूल्स भी बनाए इन्होंने सोसाइटी के लिए। इसके अलावा जो हम इसमें देखेंगे कि हमें आयरन जो है, आयरन के एविडेंसेस भी हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ऋग वैदिक एज में, जिसको हम अर्ली वैदिक एज कहते हैं, उसके अंदर हमें आयरन के एविडेंसेस नहीं मिलते। उसके अंदर हमने बाकी मेटल्स देखे, गोल्ड वगैरह, सिल्वर वगैरह, ब्रॉन्ज, कॉपर, ये सारी चीजें देखी, लेकिन आयरन के एविडेंसेस हमें ऋग वैदिक के टाइम पे नहीं मिलते। उस टाइम पे हमने कहीं कहीं पे देखे थे, हमने जो हमारी चैल्कोलिथिक एज में देखा था, साउथ इंडिया में काफी फेमस थे उस टाइम पे आयरन। लेकिन इस टाइम तक आते आते 600 तक आते आते हम देखेंगे कि आयरन का भी यूज भी यहाँ पे होने लगा। वॉर्स के वीपन्स में देखेंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि आयरन के एविडेंसेस भी हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा याद रखना, जो इन्होंने कैपिटल्स वगैरह जो बनाई, इसके अंदर हमें बर्न्ड ब्रिक्स के एविडेंसेस नॉट फाउंड। जो हमारी जो ईंट होती है, मतलब कि पकी हुई ईंट, उनके एविडेंसेस भी हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलते। तो इसके अलावा हमें क्या मिलता है यहाँ पे इनकी जगह मिलता है मड ब्रिक्स के घर, मड हाउसेस। ठीक है, मड हाउसेस भी हो गया, बर्न ब्रिक्स भी हो गया। इसके अलावा अब हमें देखेंगे कि जो 600 बीसी तक आते आते इन्होंने और ज्यादा एक्सपेंड कर लेते हैं अपने आप को, बिहार तक चले जाते हैं। एक टाइम पे आते आते पूरा नॉर्दर्न एरिया जो है ना, ये कवर कर लेते हैं। तो वैसे ही हम इनकी रिलीजियस लाइफ देखेंगे, इनकी पॉलिटिकल लाइफ देखेंगे, ये सारी चीजें हम देखेंगे। और एक चीज और याद रखना, ये जो फेज है हमारा, जिसको हम कहते हैं लेटर वैदिक एज, इस फेज को हम एक नाम और से जानते हैं, पेंटेड ग्रेवियर आयरन फेज। ये मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं उसको, देखो पेंटेड ग्रेवियर जो है ना, ये हमें पॉटरी मिलती है इस टाइम की, और इसके साथ साथ हमें आयरन भी मिलता है, तो इसलिए इसको पेंटेड ग्रेवियर आयरन फेज के नाम से भी जाना जाता है। ये भी चीज भी आप याद रखना। चलो अब हम बात करते हैं इनकी पॉलिटिकल लाइफ के बारे में। अब देखो अब ये टाइम आते आते जो हम जो टाइम देख रहे हैं 1000 से 600 बीसी तक, इस टाइम तक आते आते अब यहाँ पे जो लार्ज किंगडम्स है ना, वो भी बननी स्टार्ट हो गई थी। लार्ज किंगडम्स बननी स्टार्ट हो गई थी, जिसको ये कहते थे राष्ट्रीय या फिर जनपद, जिनको उन्होंने नाम दिया
या तो राष्ट्र, कहते हैं ना राष्ट्र हम कंट्री के नाम से जानते हैं, राष्ट्र मतलब कंट्री, तो ऐसे इन्होंने नाम दिया राष्ट्र या फिर जनपद। ये जो जनपद वर्ड है ना, ये जो टर्म है, ये इसी टाइम पीरियड में सबसे पहली बार यूज हुआ था। जैसे हम जनपद कहते हैं, इसके बाद हम जनपद से महाजनपद, तो ऐसे हम आगे मूव करेंगे, महाजनपद, है ना। तो ये जो जनपद है, ये सबसे पहले इसी टाइम में, ये जो टाइम है हमारा 1600, इसी टाइम में सबसे पहले ये वर्ड यूज हुआ था, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो राजा था, अब राजा की पावर बढ़ रही है, राजा की पावर बढ़ रही है। अभी तक हम क्या पढ़ते आए थे कि उनका जो ज्यादा फोकस था वो सारा काउस कैप्चरिंग पे था। जितनी भी हमारे गाय है, इन्हीं के ऊपर लड़ाई होती थी, इन्हीं के ऊपर युद्ध होते थे अर्ली वैदिक एज में। इसके अंदर अब क्या है कि गाय के साथ साथ अब ये टेरिटरी के ऊपर भी इन्होंने ध्यान देना स्टार्ट किया, टेरिटरी कैप्चरिंग में भी इन्होंने फोकस करना स्टार्ट किया। अब इनको लगने लगा कि जिसके पास जितनी ज्यादा टेरिटरी होगी उसी के पास उतनी ज्यादा पावर होगी, ठीक है। टेरिटरी और इसके अलावा काउस कैप्चरिंग भी अभी भी मेन माना जाता था। टेरिटरी कैप्चरिंग और काउस कैप्चरिंग। हम राजा के बारे में जानते हैं। इस टाइम पे जो किंग था, ये ऐसा किंग नहीं जैसा हम समझ रहे हैं कि नहीं राजा होगा, बहुत बड़ी बड़ी आर्मी होगी, नहीं, अभी वैसा बनानी है, जनपद के टाइम तक वो भी बन जाएगा। तो देखो, अब राजा होता था ना, तो राजा की जो पोजीशन थी वो एक क्षत्रिय फैमिली का होना चाहिए। ऋग्वेद में हमने 4 वर्ण पढ़े थे, सेकंड वाला था हमारा क्षत्रिय, तो उस फैमिली का राजा होना ही चाहिए। और अब तक आते आते ये हेरिडेटरी पोजीशन बन चुकी थी, ठीक है, हेरिडेटरी पोजीशन बन गई। मतलब कि जो राजा होगा उसी का ही कोई बेटा, वो भी उसका नेक्स्ट राजा बनेगा। अभी तक हमने पहले क्या पढ़ा था ऋग्वेद में कि वो सारे मिलके डिसाइड करते थे, कहीं कहीं पे हमें हेरिडेटरी भी मिलती थी, कहीं कहीं पे हमें इलेक्शंस के वो भी मिलते थे, एविडेंसेस। तो अब जाके ये हेरिडेटरी पोजीशन फिक्स हो गई थी, ठीक है। अब हम बात करेंगे इनके जो फंक्शंस थे राजा के, उसके बारे में। अब देखो, अब इतने सारे लोग रह रहे हैं उसकी टेरिटरी के अंदर, तो सबसे ज्यादा जो फंक्शन था, अभी ये जो किंग है इसका क्या था, सोशल ऑर्डर को मेंटेन करना। सोशल ऑर्डर को मेंटेन करना, ठीक है। और इसके अलावा जो हमने देखा कि जो हमारे जो राजा थे, इसको भी ना अलग अलग नामों से जाना जाता था। फॉर एग्जांपल नॉर्थ में इसको कहते थे विराट, इसके अलावा याद रखना ईस्ट में इसको कहते थे सम्राट, वेस्ट में इसको कहते थे स्वराट, और साउथ में इसको कहते थे भोज। राजा को भी अलग अलग नामों से जाना जाता था, ठीक है। अब इसके अलावा जो पॉलिटिकल लाइफ हम उनकी देखेंगे कि जो हमने पढ़ा था विधाता, विधाता के बारे में हमने पढ़ी थी ना। देखो, विधाता क्या था, विधाता का मतलब था ट्राइबल असेंबली। इन्होंने भी अपनी इंपॉर्टेंस खो दी थी इस टाइम तक आते हैं, ठीक है। विधाता ने भी खो दी। इवन की जो सभास, और अब मैं इधर लिख देता हूं, इवन की जो हमारी सभास थी एंड समिति, ये अभी भी फंक्शन कर रही थी, लेकिन इनके अंदर जो पार्टिसिपेशन था ज्यादा, वो प्रीस्ट्स का इंक्रीज हुआ। इसके साथ साथ किंग तो था ही, प्लस उसकी फैमिली मेंबर भी थे। इसके अंदर एक चीज और याद रखना, जो कॉमन लोग थे, ऑर्डिनरी लोग, उनको बाहर रखा गया इन सबसे, और जो वुमेन थी उनका पार्टिसिपेशन भी नॉट परमिटेड था। उनको भी, वुमेन को भी सभा और समिति से पार्टिसिपेट करना अलाउड नहीं था, ठीक है। ये सारी चीजें आप इसके अंदर, इनकी पॉलिटिकल जो लाइफ है इसके अंदर याद रखना। इसके अलावा एक और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो कि जो आर्मी थी अभी राजा के पास, ये भी एक स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी। स्टैंडिंग आर्मी मतलब कि
देखते हैं ना, राजा है तो उसके पास सैनिकों मतलब कि पहले से ही प्रिपेयर्ड सैनिक है, कभी भी आक्रमण हो सकता है, तो कभी भी इनको जरूरत पड़ सकती है। तो ऐसी भी आर्मी नहीं थी, अगर कभी इनको युद्ध करना पड़ता था इन्होंने अलग से ऑफिसर अपॉइंट कर रखा था कि अगर हमारा कभी युद्ध होता है, कभी हमारी लड़ाई होती है, तो वो जाके इनके जो लोग थे उनको इकट्ठा करता था, फिर जाके ये युद्ध करते थे। ठीक है, तो ये चीज जो है कि पॉलिटिकल लाइफ में ये आप याद रखना। चलो अब हम बात करते हैं इनकी सोशल लाइफ के बारे में। सोशल लाइफ, अब देखो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इन्होंने सोसाइटी को 4 वर्ण में डिवाइड किया था। 4 वर्ण कौन कौन से थे? पहले ब्राह्मणास, उसके बाद ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, फिर आपके वैश्य और लास्ट में शूद्र। ठीक है, अब इस टाइम तक आते आते जो ब्राह्मण थे इनकी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। क्यों इंक्रीज हो जाती है? अब देखो जो राजा है, राजा को ना अलग अलग रिचुअल्स कराने पड़ते हैं। अब कौन कराता था? वो ब्राह्मण्स कराते थे। ये संस्कृत लैंग्वेज यूज करते थे, और जो उस टाइम पे जो संस्कृत लैंग्वेज यूज करने के राइट सिर्फ 2 लोगों के पास थे, एक ब्राह्मण्स के पास और दूसरा क्षत्रियों के पास, जो कि राजा होते हैं। राजा क्षत्रिय होते हैं, उनको ब्राह्मण उनको ये सिखाते थे ब्राह्मण्स संस्कृत लैंग्वेज। अब देखो अभी जो आपको 3 ये वर्ण दिख रहे हैं, इन्होंने एक नया सिस्टम स्टार्ट करा उपन्यास का। मतलब कि अब इन्होंने बोला कि जो 3 जो वर्ण है यही एक सेक्रेड एक थ्रेड यूज कर सकते हैं अपनी बॉडी पे, रुद्राक्ष वगैरह पहनना, ये सारी चीजें। ठीक है, सेक्रेड थ्रेड। और इसके अंदर जो शूद्र थे ये अलाउड नहीं थे ये सब चीजें रिचुअल वगैरह करने के लिए। इनको रिचुअल्स में भी इंक्लूड नहीं किया जाता था। जो मेन रिचुअल कराते थे वो थे ब्राह्मण्स, और जो रिचुअल्स करते थे वो राजा होता था, जो कि क्षत्रिय फैमिली का होना चाहिए। और इसके अलावा जो आम जनता होती थी वो होती थी वैश्य। ठीक है, ये इसके अंदर भी आप ये याद रखना। और जो शूद्र थे उनको उपन्यास करने के लिए अलाउड नहीं थे। वो उपन्यास सिर्फ 3 लोग कर सकते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। और ये वही टाइम है जिस टाइम पे हमारी जो वुमेन थी, कॉमन वुमेन, इनकी कंडीशन भी काफी ज्यादा खराब हुई। इनको इंफीरियर माना गया, इंफीरियर टू मैन। आदमी के साथ इनको बिल्कुल भी नहीं समझा गया, आदमी के बराबर। इनको आदमी से कमजोर समझा गया, आदमी से छोटा समझा गया। ठीक है, इनकी जो पोजीशन थी वो भी काफी लोअर थी। कहीं कहीं पे हमें ये भी एविडेंसेस मिलते हैं कि जो वुमेन को एक शूद्र की कैटेगरी में इंक्लूड किया गया था। अगर आप एनसीईआरटी उठाओगे तो एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि जो वुमेन थी उनको भी शूद्रीय मानते थे लोग। ठीक है, इस टाइम पे। और ये वही टाइम है जब हमें सती प्रथा और हमारा चाइल्ड मैरिज, ये सिस्टम भी स्टार्ट हो जाते हैं। सती प्रथा मतलब होता था, मैंने आपको पहले भी बताया था सती प्रथा क्या होता है। सती प्रथा होता है कि जब किसी औरत के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसको भी उसकी चिता के साथ जला देते थे। और चाइल्ड मैरिज हुई, बचपन में ही शादी वगैरह हो जाती थी उनकी, तो ये भी यहाँ पे स्टार्ट हुए थे। इसके अलावा इसमें एक टर्म और यूज हुई इस टाइम पे, वो थी हमारे गोत्र। आज जो हम टर्म यूज करते हैं गोत्र, इवन की आज भी यूज होती है ना, देखो तो इसका मतलब क्या होता है कि जो पहले जो गोत्र यूज हुआ था वर्ड, इसका मतलब था काउ पेन। काउ पेन मतलब ये एक ऐसी जगह होती थी जहां पे सेम क्लैन के काउस को एक साथ रखा जाता था, उसको कहते थे गोत्र। पर टाइम के साथ साथ ये जो है इनका काउ पेन, ये लोगों के लिए यूज होने लगा। और उसके साथ साथ जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो फिर सेम लोग एक ही गोत्र में शादी नहीं करते थे। ठीक है, सबसे पहले यूज होता था काउ पेन की, जहां पे एक ही क्लैन की, एक ही मतलब एक ही कम्युनिटी की गाय एक साथ रखते थे। ठीक है, तो धीरे धीरे टाइम के साथ साथ कहने लगे कि हम तो इस गोत्र के हैं, उस गोत्र के हैं, तो भाई अब लोग सेम गोत्र में शादी नहीं करते थे। ठीक है, तो ये इसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया, जो आज भी हमारी प्रैक्टिस में है ये सारी चीजें। इसके अलावा अब ब्राह्मण्स ने यहाँ पे 4 सिस्टम भी स्टार्ट किए आश्रम के, जिसको कहते हैं 4 आश्रम्स। सबसे पहले आता है
गृहस्थ, सॉरी ब्रह्मचारी। उसके बाद आता है गृहस्थ, उसके बाद आता है वनप्रस्थ, और लास्ट आता है संन्यास। ठीक है, अब देखो ये इन्होंने जो कॉमन लोग हैं उनके जो लाइफ के स्टेजेस हैं उनको डिवाइड किया है मेनली। अब जो ब्रह्मचारी है ये स्टूडेंट लाइफ है। कोई बच्चा सबसे पहले उसकी लाइफ में क्या आता है, पढ़ाई लिखाई, तो उस टाइम पे संस्कृत वगैरह सीखना और भी उनके जो वेद वगैरह इनकी नॉलेज लेना, तो उस टाइम पीरियड को इन्होंने कहा है ब्रह्मचारी। उसके बाद अब जब उसकी शादी हो जाती है, जो उसकी मैरिड लाइफ होती है, मैरिड लाइफ को उन्होंने गृहस्थ कहा है, घर से याद रखो। ठीक है, और वनप्रस्थ होता है जब उसकी सारी जिम्मेदारी वगैरह घर की पूरी हो जाती है, उसके बाद वो जंगल में चला जाता है, और इसको कहते हैं हम पार्शियल रिटायरमेंट। और लास्ट में ओल्ड एज में इसको कहते हैं कंप्लीट रिटायरमेंट। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी हमें इनकी सोशल लाइफ में याद रखने के लिए ये सारी चीजें हैं। चलो अब हम बात करते हैं इनकी रिलीजियस लाइफ के बारे में। अब देखो इनकी जो रिलीजियस लाइफ है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था ऋग्वेदिक एज के टाइम पे कि इंद्र एंड अग्नि ये इनके मेन गॉड थे, है ना। इस टाइम तक आते आते इनकी जो इंपॉर्टेंस होती है वो कम हो जाती है। अब जिसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती है इनकी जगह वो है प्रजापति। ये भगवान ही, इनकी जगह प्रजापति की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, इनको भी भगवान माना जाता था। ठीक है, इसके साथ साथ हम देखते हैं रुद्र जो कि एनिमल्स के गॉड थे, गॉड ऑफ एनिमल। एनिमल्स कह लो या कैटल्स कह लो, इनके गॉड थे। इसके अलावा विष्णु जिनको प्रोटेक्टर ऑफ पीपल कहा जाने लगा। ठीक है, इंद्र और अग्नि की जो इंपॉर्टेंस थी इस वाले टाइम पीरियड में वो कम हो जाती है, और इनके अलावा प्रजापति, रुद्र और विष्णु इनकी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। इस टाइम पे अब जो मोड था, मोड ऑफ वर्शिप, वो भी काफी चेंज हुआ। अब लोग अपने तरीके से अलग अलग हिसाब से लोगों को पूजा करने लगे। कोई लोग किसी भगवान को मानने लगे, कोई लोग किसी भगवान को मानने लगे, तो कोई लोग अभी भी इंद्र और अग्नि की पूजा करने लगे नेचर की। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी हमें यहाँ पे देखने को मिली। इनके अलावा अब जो सैक्रिफाइसेस होते थे, सैक्रिफाइसेस मतलब होता है लार्ज किलिंग्स ऑफ कैटल्स। ये भी दो तरीके के थे, एक थे पब्लिक, एक थे डोमेस्टिक। पब्लिक मतलब जो पब्लिकली सबके सामने हो रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पे हो रहे हैं। ठीक है, तो इनको कौन करता था, इनको करता था परफॉर्म राजा, जिसको किंग कहते हैं। तो डोमेस्टिक तो हर कोई अपने हिसाब से घर के अंदर कर सकता था। तो यहाँ पे भी अब ये डोमेस्टिक भी होने लगे, यहाँ पे भी ये डोमेस्टिक सैक्रिफाइसेस भी स्टार्ट हो गए। ये होते थे हाउसेज में। ठीक है, घर के बाहर या फिर अपने ही कोई 4-5 फैमिली मिलके कर देती थी। तो ये सारी चीजें, अब देखो ये स्टार्ट कैसे हुई। हमने पढ़ा था कि जो कैटल्स थी वो मेन थी इनके लिए, ये एक तरह से इनकी पूजा करते थे, मानते थे बहुत ज्यादा इनके लिए, वो मतलब बहुत ज्यादा उनके लिए लवेबल थी, क्योंकि जो उनकी पूरा जो चीज है, मिल्क प्रोडक्ट्स वो खाते हैं। मिल्क उनको कहाँ से मिल रहा है, सारा कैटल से मिल रहा है। उनकी जो पूरी लाइफ है, इकोनॉमी है, वो कहाँ से बेस्ड है, कैटल्स के ऊपर बेस्ड है। तो इस वजह से अब क्या होता है, देखो अब आज भी हम देखेंगे तो हम जैसे खाना खाते हैं तो उससे पहले थोड़ा सा खाना निकाल के हम भगवान के लिए नहीं रखते थे। उसी तरीके से ये क्या करते थे, कैटल्स की बलि देते थे, जानवरों की बलि, कि हम ये जानवर आपको भेंट में दे रहे हैं भगवानों को, नेचर को, कि इसके बदले में आप हमें बहुत ज्यादा देना, भगवान खुश होंगे ये सब करके। तो ये सारी चीजें भी स्टार्ट हो गई थी। इसके अलावा अब जो सैक्रिफाइसेस होते थे इनको कौन परफॉर्म कराता था, तो उनको कहते हैं, इधर भी देता हूं मैं,
यजमान। ये लोग कौन थे? जो प्रीस्ट वगैरह होते थे, प्रीस्ट, पंडित। ठीक है, ऋग्वेद में हम इनको क्या कहते थे? पुरोहित। अब इनका नाम चेंज हो गया, यजमान कहने लगे इनको, जो ये सैक्रिफाइसेस वगैरह परफॉर्म कराते थे। और जो हमारे इस टाइम पे जो गेस्ट होते थे उनको क्या कहने लगे? जो गेस्ट होते थे, देखो इनको कहते हैं गोगना। ये टर्म भी याद रखना। यजमान हो गए हमारे प्रीस्ट, और जो गेस्ट हो गए हमारे, उनको कहते हैं गोगना। गोगना। ये सारी चीजें भी आपको रिलीजियस लाइफ में इनकी याद करने के लिए है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं इनके जो कंक्लूजन क्या निकल के आया लास्ट में। इसके अंदर मेनली हमने क्या देखा? देखो इसके अंदर हमने देखा जो पहले के टाइम पे, ऋग्वेदिक टाइम पे जो लोग थे वो एक तरह से हर्डर्स थे। ठीक है, वो अपनी कैटल के साथ इधर से उधर मूव करते थे। अब इन्होंने यहाँ पे आके एक सेटल्ड लाइफ जी। ठीक है, एक सेटल्ड लाइफ हो गई इनकी। इसके साथ साथ हमने देखा ब्रह्मा, विष्णु और महेश। जैसे मैंने आपको बताया, इसके अंदर आप ब्रह्मा की ऐड कर लो। ब्रह्मा जो भगवान थे, ठीक है, इनको कहते हैं क्रिएटर। रुद्र को डिस्ट्रॉयर और एनिमल के गॉड भी कहा जाता है, और विष्णु को प्रोटेक्टर कहा जाता है। तो इन तीनों की पूजा भी होने लगी। ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं हमारे शिव जी। ठीक है, इसके साथ साथ अब हमने देखा कि यहाँ पे जो वुमेन थी उनकी कंडीशन भी काफी डिक्रीज हुई, शूद्र की कंडीशन भी काफी डिक्रीज हुई। और इसके साथ साथ हमने क्या देखा कि जो प्रीस्ट थे, जो हमारे ब्राह्मण्स थे, इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो जब ये टाइम पीरियड हमारा खत्म हो गया 600 तक, हम देखेंगे आगे। अब कुछ लोग इनके भी अपोजिट खड़े हो जाएंगे कि नहीं, इवन कि कहीं कहीं पे हमें देखने को एविडेंसेस मिलते हैं कि जो राजा है, जो क्षत्रिय है, वो भी कहेंगे कि नहीं, वर्ण में ये हमसे ऊपर क्यों है? राजा तो हम हैं, हम इस टेरिटरी के मालिक हैं, ये सारा कुछ हमारा है, फिर भी ब्राह्मण हमसे ऊपर क्यों है? नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जनपद या फिर महाजनपद जो हम पढ़ेंगे उसके अंदर हम ये सारी चीजें भी कवर करेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो लेटर वैदिक एज की। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम जनपद और महाजनपद के बारे में बात करेंगे। अगर ये आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि वीडियो आपको कैसी लगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।